कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बताती है बिजनेस के कैश पोजीशन के बारे में। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने अभी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीखी है, उसी तरीके से एक और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कंपनी अपनी जब एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो उसके साथ जो उसको एक और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो पब्लिश करना होता है, इट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंपनी बताती है कि भाई हमारे पास कहाँ से कितने पैसे आए और कहाँ कहाँ कितने पैसे गए। सो बेसिकली किस मीन्स के थ्रू पैसे आए हैं हमारे पास और कितनी उसकी अमाउंट कितनी थी, और किन वजहों की किन रीजंस की वजह से जो है वो हमारे पास से पैसे गए हैं, और जो पैसे गए हैं तो उनकी अमाउंट भी कितनी थी। तो कंपनी के पास जब ब्रॉडली पैसा आता है, अच्छा ये सारी मूवमेंट शो हो रही होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। मूवमेंट शो होने के बाद आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा जो कि आपको बताएगा कि साल के एंड पे कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगेन ये जो मूवमेंट है हर बिजनेस को पता होना चाहिए, या हर बिजनेस ये चाहता है कि हमें पता हो कि भाई हमारा कैश कहाँ से आया है, कहाँ गया है, और हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर या एट एनी पॉइंट इन टाइम कितना कैश पड़ा हुआ है, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी एक्सपेंशन को प्लान करें। उसी हिसाब से जो है वो हम हमारी आगे जो खर्चे हैं उनको प्लान करें। अगर कोई हमें नॉन करंट एसेट एक्वायर करना है तो हम उसको भी उसी हिसाब से प्लान करें जिस तरीके से हमारी कैश फ्लो चल रही है। क्योंकि देखो, चीजें खरीदने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए यू नीड कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है कि भाई एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कहाँ से पैसा आया है और कहाँ पे पैसा गया है। अब जो कैश का सबसे जो मेजर कंसंट्रेशन होती है, देखो कैश जो बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा किधर सर्कुलेट कर रहा होता है, कैश की सबसे ज्यादा मेजर सर्कुलेशन होती है ऑपरेशंस के अंदर। जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस हैं, डे टू डे ऑपरेशन क्या है? मैं कोई चीज लेट से बेच रहा हूं, तो जब मैं बेच रहा हूं तो सेल करते वक्त कैश आया है, मैंने फिर लेट से उससे सप्लायर की पेमेंट करी, वहां कैश गया, मैं अपने खर्चे पूरे कर रहा हूं, वहां कैश गया। तो बेसिकली जो डे टू डे मेरे ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस की वजह से कुछ ना कुछ कैश अराइज हो रहा होगा ना, तभी मेरा ऑपरेशन फायदेमंद है। कुछ केसेस के अंदर ये भी होता है कि ऑपरेशन चलाने की वजह से पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है, कुछ केसेस में ये हो सकता है। लेकिन नॉर्मल केसेस की बात करें और नॉर्मल बिजनेसेस की बात करें तो वो अपने ऑपरेशन चला के कुछ ना कुछ पैसा क्या कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशन से पैसा नहीं आता या बिजनेस के ऑपरेशन से पैसे नहीं लगते। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कही थी कि बिजनेस प्लान करेगा कि हमें कौन से नॉन करंट एसेट्स खरीदने, और क्या हमारे पास उन नॉन करंट एसेट्स को खरीदने के लिए पैसे मौजूद हैं भी या नहीं है। तो वो जो नॉन करंट एसेट्स की एक्विजिशन है, जब आप एक्वायर करते हो यानी कि नॉन करंट एसेट को खरीदते हो, तो बिजनेस से पैसा जाता है। जब आप नॉन करंट एसेट बेचते हो, लेट से कोई पुराना नॉन करंट एसेट हो गया, उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो बेचते हुए जो पैसा जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो की जो एक बड़ी सी स्टेटमेंट है जिसका अभी हम फॉर्मेट देखेंगे, वो बेसिकली तीन हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। कुछ चार हिस्से भी कहते हैं लेकिन मेजरली उसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, के ऑपरेशन से आपने कितना कैश अराइज किया। सेकंड पार्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, के आपने इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या मुराद है? इन्वेस्टमेंट से मेरा मुराद है कि नॉन करंट एसेट को अगर खरीदा या उसको बेचा तो उसकी वजह से आपके कितने पैसे आए या गए, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट्स के ऊपर अगर कोई खर्चा हुआ है या हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है या बेचा है, उसकी वजह से जो कैश फ्लो की मूवमेंट है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। एंड द थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग आपको पता है, बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आते हैं? या तो आप बैंक से लोन लोगे और वहां से बिजनेस चला रहे होगे, या आपने शेयर इशू करके पैसा रेज किया होगा तो वहां से पैसे आए हैं और आप बिजनेस चला रहे हो। तो और अगर लेट से आपने लोन लिया है तो आप उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हर साल कुछ ना कुछ आपको उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी रीपे करना पड़ेगा। शेयर्स लिए तो आपको हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जितना भी पैसा जो कि फाइनेंसिंग की वजह से आया है या गया है, तो पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है ना। अगर आपने लेट से बैंक का लोन लिया था तो आपको बैंक का लोन रिसीव हो गया, ये इनफ्लो है। लेकिन आपने साल के उसी साल के एंड पे लेट से उसी लोन की कुछ प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट कर दी, तो वो आउटफ्लो है। तो वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, वो सारी की सारी फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो कहानी है, या फाइनेंसिंग से रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे या जितने भी आपके इनफ्लो हैं, वो सारे के सारे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे।
एंड लास्ट वन इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि देखो, जब आपने बताया कि भाई हमारे ऑपरेशन से इतना पैसा आया या इतना पैसा गया, हमारी इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा आया या इतना पैसा गया, एंड देन फाइनेंसिंग की वजह से इतना पैसा आया या इतना पैसा गया, तो अगर आप इन सबको एक क्यूमुलेटिव ऐड कर लेते हो, इन सब का टोटल निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे साल में बिजनेस के अंदर तमाम एक्टिविटीज की वजह से कितना पैसा आया है या कितना पैसा गया है। एंड देन उसको हम कहते हैं नेट कैश इनफ्लो या नेट कैश आउटफ्लो, के भाई सारी एक्टिविटीज की वजह से कितना ओवरऑल पैसा आया है या कितना ओवरऑल पैसा गया है। एंड देन अब मैं सीधा आता हूं फॉर्मेट पे। ये आपको एक ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू के अंदर आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजरली तीन सेक्शंस में डिवाइडेड होती है: ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग। और लास्ट जो है वो उसके अंदर हम बस दिखाते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सेपरेटली सेक्शन भी कह सकते हो कि फोर्थ सेक्शन है, या सिंपली ये कह सकते हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम दिखाना चाह रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर लेके जाऊं, मैंने आपसे जो हमारी पिछली क्लासेस हुई थी उसमें बात करी थी कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का बड़ा काम है, जो कंपनी अकाउंट्स के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कर रहे थे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को वैसे बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर कैलकुलेट भी किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि भाई सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल देते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम ऐड होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा, तो आपको पता है कौन से प्रॉफिट्स निकल के आएंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकल के आएंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसमें से इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है और टैक्स का जो कंपोनेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरेस्ट और टैक्स का कंपोनेंट दोनों माइनस हो जाएंगे। और दोनों कंपोनेंट जब आप माइनस करा दोगे तो आपके पास अपेरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या जिसको हम लोग प्रॉफिट फॉर एयर कहते हैं, वो निकल कर आ जाएगा। और प्रॉफिट फॉर एयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता है कि फिर या तो हम उस प्रॉफिट फॉर एयर में से डिविडेंड दे देते हैं, या उस प्रॉफिट फॉर एयर में से जो है वो हम लोग कोई पैसा रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। मेजरली यही काम हम उस प्रॉफिट फॉर एयर में से कर रहे होते हैं। तो लेस देखे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फाइनेंशियल एक्सपेंस माइनस कराओ, टैक्स माइनस कराओ, तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट फॉर एयर कहते हैं, वो निकल कर आ जाएगा। और उस प्रॉफिट फॉर एयर का क्या काम होता है कि या तो उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के आप रिजर्व में डाल देते हो, जिसको हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जिसमें आपका जनरल रिजर्व आ जाती है और एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व आ जाती है। या फिर जो प्रॉफिट होता है उससे हम डिविडेंड्स पे कर देते हैं। और डिविडेंड्स हम किसको पे करते हैं? सर, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। जी बोलिए। मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं? मैं अभी मीटिंग में नहीं था। बेटा अभी कोई नई बात मैंने करी नहीं है, मैं अभी पुरानी ही बातें सारी कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला पार्ट था, जो कि कंपनी अकाउंट्स में पढ़ाया था, वही बता रहा हूँ कि वो हमने क्या सीखा था। फिर अभी उस पर नई बात पे भी आऊंगा। तो प्रॉफिट फॉर एयर आपके पास निकल के आ गया, ठीक है, नॉर्मल जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते थे। अब उस इनकम स्टेटमेंट से जब प्रॉफिट फॉर ईयर आ गया, तो आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दोगे, या कुछ हिस्सा आप डिविडेंड्स के थ्रू दे दोगे। जब आपने बेसिकली प्रॉफिट फॉर ईयर क्या है? ये अब शेयर होल्डर के बेसिकली एक तरीके से पैसे हैं। या तो उसको उस प्रॉफिट फॉर ईयर में से आप शेयर होल्डर को डिविडेंड निकाल के दे रहे हो, या आप वो पैसे को रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। लेट से आपने कुछ पैसा रिजर्व में डाला, कुछ पैसा आपने डिविडेंड में दे दिया। अब जो प्रॉफिट बच गया, ठीक है ना, प्रॉफिट फॉर ईयर, लेट से अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, अगर था 100 रुपए, कंपनी ने पूरे कब साल में प्रॉफिट कमाया 100 रुपए। अब कंपनी ने कहा कि यार 100 रुपए में से 20 रुपए जो है वो मैं किसी रिजर्व में डाल देती हूँ, और 40 रुपए का जो है मैं डिविडेंड दे देती हूँ। तो 100 - 20 - 40, अब जो आपके पास रिमेनिंग 40 बचा, ये आपका रीटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर है। कि भाई इस साल आपने कितना प्रॉफिट रीटेन कर लिया, कितना प्रॉफिट बचा लिया। कमाया 100 रुपए था, 20 रुपए रिजर्व में डाल दिए, 40 रुपए का डिविडेंड दे दिया, जो रिमेंडिंग $40 बच गए या 40 रुपए बच गए, नॉट 400, 40 जो बच गए, वो 40 आपका रीटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर है। वो ये वो प्रॉफिट है जो कि आपने इस साल में बचा लिया है, अपने पास संभाल के बिजनेस में रख लिया है। और इस रिटेन प्रॉफिट फॉर एयर के अंदर अगर मैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग ऐड कर दूं कि भाई साल के शुरू में, देखें, एक मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने इस साल 100 रुपए कमाए, समझिएगा बात को, साल का प्रॉफिट कितना है? 100 रुपए है। 40 मैंने दे दिए डिविडेंड में, 20 मैंने डाल दिए रिजर्व में। इस साल जो प्रॉफिट बचाया है वो 40 रुपए। भाई पिछले सालों में भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचते हुए आ रहा होगा, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग।
तो रीटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 40 रुपए इस साल का है, और जो मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस पड़ा हुआ था, जब मैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस, जिसको रिटेन प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड भी कह सकते हो, यानी रिटेन अर्निंग का बैलेंस बीडी एक तरीके से, तो उसके अंदर जब मैं रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करूंगा, तो अपेरेंटली मेरे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से रिपीट कर देता हूं। साल के शुरू में कितना प्रॉफिट बचाया हुआ था, रिटेन प्रॉफिट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, प्लस इस साल, सिर्फ और सिर्फ इस साल कितना प्रॉफिट फर्दर बचा लिया, दोनों को ऐड करोगे तो रिटेन प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड यानी कि क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग के बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो हमने कल की क्लास में बनाई थी उसको दिमाग में लेके आओ, या मैं आप लोगों को खुद ही अगर दिखा दूं जो हमने बनाई थी, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो रीटेन अर्निंग का हमने क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस के अंदर प्रॉफिट ऐड किया था, ट्रांसफर टू रिजर्व वाले पैसे निकाले थे, डिविडेंड जो पे किया था वो निकाला था, और अपेरेंटली क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया था। तो मैं यहाँ पे भी आपको सेम ही बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में से आपने निकाल दिया क्या, रिजर्व का पैसा, उसके बाद आपने निकाल दिया जो डिविडेंड पे किया है वो, तो सिर्फ बचा जो इस साल का रिटेन प्रॉफिट है, और उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया, तो अपेरेंटली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग निकल कर आ गया। अच्छा सर, अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ सवालों के अंदर वो आपसे कैलकुलेट करवाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, और मेजर सवालों के अंदर, इनफैक्ट 50 to 60% सवालों के अंदर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो आरम, जो आप कहे थे सर रिकॉल करवा दें, अभी तक मैंने सिर्फ ये बात की है कि इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हो, तुम्हें पता है ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंसेस निकाल दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जिसको आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हो, वो फिगर निकल के आ जाएगी, जिसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर से देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। देन उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कराते हो तो तुम्हारे पास प्रॉफिट फॉर ईयर निकल के आता है। ये इंटरेस्ट और टैक्स जो माइनस होता है, ये इंटरेस्ट इंकर्ड और टैक्स इंकर्ड माइनस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर कल ही वाले सवाल याद करो, डिबेंचर वाली जो मैंने एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था कि भाई सिर्फ जितने महीने का इंटरेस्ट इस अकाउंटिंग ईयर में इंकर हुआ है वो यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट कॉस्ट, एज अ फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। इट डजेंट मैटर कि तुमने पे कितना किया है। तो आपने एक बात जो कि अपने दिमाग में बिठा लेनी है, वो ये बात बिठा लेनी है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट जाएगा, जो टैक्स जाएगा, वो इंकर्ड वाला जाएगा। इंकर्ड वाले से क्या मुराद है कि जितना इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर खर्च हुआ है उतना जाएगा। इट डजेंट मैटर कि तुमने कितना पे किया है। देन जब ये दोनों इंटरेस्ट और टैक्स इंकर्ड माइनस हो जाएंगे तो प्रॉफिट फॉर ईयर निकल के आएगा। और फिर मैंने आपको जो अभी चीज बताई ये वही चीज है, बस यहाँ मैंने खुद से लिखी हुई है कि उस प्रॉफिट फॉर ईयर में से डिविडेंड वगैरह माइनस होंगे। 1 मिनट दिएगा, अजान हो जाएगा जरा। जी, तो भाई मैंने कहा आपको प्रॉफिट पर ईयर निकल के आ गया। अब प्रॉफिट पर ईयर के बाद मैंने कहा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, या आप इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे होगे, या उसी से आप कुछ फाइनल डिविडेंड पे कर रहे होगे, या उन्हीं प्रॉफिट्स में से आप कुछ पैसा निकाल के अपनी रिजर्व के अंदर किसी डाल रहे होगे, मोस्ट प्रॉब्ली जनरल रिजर्व के अंदर आप डाल रहे हो। तो प्रॉफिट जितना भी आपने इस्तेमाल करना था, यानी जो मैंने एग्जांपल दी थी, 100 रुपए कमाए, 20 रुपए रिजर्व में डाल दिए, 40 रुपए जो है वो डिविडेंड दे दिया, ठीक है, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना था कर दिया। जो प्रॉफिट बच गया उस साल का, दैट इज कॉल्ड रीटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं रीटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर। और उस रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर के अंदर जब आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस ऐड करोगे तो अपेरेंटली क्लोजिंग रिटेन अर्निंग निकल कर आ जाएगी। ये बात बहुत ही सिंपल है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ी है। इट्स क्वाइट अ सिंपल थिंग। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में जहां जहां वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया वो उस साल की रिटेन एंडिंग है, उसमें ओपनिंग रिटेन एंडिंग ऐड कर दी, तो आपके पास अपेरेंटली क्लोजिंग रिटेन एंडिंग निकल कर आ गया। सिंपल एज दैट। तो सर फिर इसमें डिफरेंस क्या है? अब सवाल ये उठता है कि सर इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये तो आपने पढ़ा दिया था कंपनी अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ पे भी वही बात आपने पढ़ाई है। डिफरेंस ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवालों के अंदर जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का कहा जाएगा तो आपसे इनकम स्टेटमेंट नहीं बनवाई जाएगी, बल्कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। सर रिवर्स ऑर्डर जाने का क्या मतलब है? सर रिवर्स ये ऑर्डर जाने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्यों चाहिए?
तो भाई बात तो करने दो, अभी मैंने बात करी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, इस पे बात हो रही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही क्यों चाहिए, वो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ, उतनी बात पे फोकस करो ना। आपके पास अब आपको जाना होगा रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में आपको कहाँ से जाना है, आपको स्टार्ट करना है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग से, और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग से स्टार्ट करके आपको जाना है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे। जो तुम्हारा सवाल है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे क्यों जाना है, वो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आएंगे उधर जवाब दूंगा। तो अभी ये रिवर्स ऑर्डर में सर जाएंगे कैसे, आपके पास ये सारी डिटेल यहां से यहां तक की प्रोवाइडेड होगी। आपके पास जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट, टैक्स की अमाउंट, आपके पास डिविडेंड जो पे हुआ है, और जो आपने अगर कोई रिजर्व के अंदर पैसे ट्रांसफर किए, सारी चीजें प्रोवाइडेड होंगी। अब आपने रिवर्स ऑर्डर में जाना है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे जाएंगे भाई, देखो अभी तक जो जो चीजें आपसी में लेस हो रही थी जब आप फॉरवर्ड फॉर्मेट में आ रहे थे, रिवर्स फॉर्मेट के अंदर वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और जो चीजें फॉरवर्ड फॉर्मेट के अंदर ऐड हो रही थी, रिवर्स फॉर्मेट के अंदर वो क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, मैं स्टार्ट लास्ट वाली फिगर से करूंगा, विच इज क्लोजिंग रीटेन अर्निंग। तो अब जरा सुनिएगा, क्लोजिंग रीटेन अर्निंग में से ये क्लोजिंग रीटेन अर्निंग के अंदर अगर आप एक स्टेप पीछे जाओ, तो रीटेन अर्निंग ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि रीटेन अर्निंग का जो बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रीटेन अर्निंग, वो क्या हो रहा था, वो ऐड हो रहा था। अब मैं रिवर्स फॉर्मेट में जा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो जब मैं क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में से जब मैं क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में से क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट माइनस ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट करूंगा, तो अपेरेंटली मेरे पास क्या चीज निकल के आ जाएगी, मेरे पास रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल के आ जाएगा। कि भाई आप ये कह रहे हो कि साल के आखिर में आपने जो रिटेन प्रॉफिट किया हुआ था वो लेट से 200 रुपए का था, साल के शुरू में जो आपका रिटेन प्रॉफिट था वो 150 रुपए का था। आपने क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट में से ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट माइनस कर लिया, तो आपने जो इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रॉफिट रिटेन किया है 50 रुपए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। या जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये जो 40 रुपए की फिगर की एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई ये रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर है, कि इस साल कितना बचाया, वो निकल के आ जाएगा। सो क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट माइनस ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट। अब जब तुम्हारे पास ये रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर आ चुका है ऑलरेडी, और तुम फर्दर रिवर्स फॉर्मेट में जा रहे हो, तो जरा देखो, ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे, यानी कि जो भी डिविडेंड पेड था वो माइनस हो रहा था। और ट्रांसफर टू रिजर्व भी क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। लेकिन अब मैं किस फॉर्मेट में जा रहा हूं, मैं रिवर्स फॉर्मेट में जा रहा हूं। तो डिविडेंड पेड भी ऐड होंगे, और जो अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ है तो वो भी क्या होगा, वो भी ऐड होगा। तो देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने स्टार्ट किया क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट से, क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट माइनस ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट किया, रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल के आ गया। उसके अंदर जो भी डिविडेंड की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, वो एड बैक हो जाएगी, चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो, ठीक है, या वो चाहे ऑर्डिनरी डिविडेंड हो। अगर आपने डिविडेंड पे किया है और वो अमाउंट क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर वहां ऊपर माइनस हो रही थी, तो यहाँ नीचे उसको क्या करा रहे हैं हम लोग, ऐड बैक करा देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड, आसानी के लिए सिर्फ रखो, जो डिविडेंड की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, वो ऐड बैक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ था तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तुम्हारा ऐड बैक हो जाएगा। अच्छा, अब जरा यहाँ पे फोकस करिएगा, रिटेन प्रॉफिट फॉर ईयर के अंदर डिविडेंड पेड ऐड हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व भी ऐड हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप लोग अपेरेंटली प्रॉफिट फॉर ईयर की फिगर के ऊपर आ चुके हैं। कह सकता हूं मैं ये बात, क्योंकि देखो तुमने स्टार्ट किया क्लोजिंग रिटेन की बैलेंस से, ठीक है, उसमें तुमने ओपनिंग रिटेन एंडिंग माइनस कराया, तुम आ गए रिटेन प्रॉफिट फॉर ईयर की अमाउंट के ऊपर। फिर तुमने ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड को भी ऐड करा लिया, ट्रांसफर टू रिजर्व को भी ऐड करा लिया, तो अपेरेंटली तुम्हारे पास जो प्रॉफिट फॉर ईयर की फिगर है वो क्या हो चुकी है, वो अचीव हो चुकी है। लेकिन तुम्हें प्रॉफिट फॉर ईयर नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अभी दो और ऐसी चीजें हैं जो कि क्या करानी पड़ेंगी, हमें ऐड बैक करानी पड़ेंगी अगर तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। वो दो और कौन सी चीजें हैं, पहला है आपका टैक्सेशन और दूसरा है आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस। अब आपके पास जब आपने सारा काम कर लिया, यानी कि आप जब ट्रांसफर टू रिजर्व तक ऐड करा चुके हो, तो अगर अब आप सिर्फ टैक्सेशन और इंटरेस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट थी जो आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न थी, उन दोनों को ऐड बैक करा लेते हो, तो आपके पास आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। सिंपल एज दैट। तो फॉरवर्ड वर्किंग को अगर आप रिवर्स में करो, जो पूरी इनकम स्टेटमेंट आपको अभी मैंने समझाई दोबारा से, वो इसीलिए समझाई थी कि भाई अगर फॉरवर्ड वर्किंग समझ आ जाएगी तो बैकवर्ड वर्किंग करने के अंदर कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अगर इसको इस तरीके से बैकवर्ड लेके चलें, तो बैकवर्ड जाते जाते हमारे पास हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर निकल कर आ जाएगी। अब
जो सवाल था कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर क्यों चाहिए, भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर इसलिए चाहिए क्योंकि आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने पढ़ाई थी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब जो मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी, मैंने कहा था तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन जिसमें मैंने कहा था सबसे ज्यादा पैसा घूमता है, दैट इज ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के अंदर कितना कैश अराइज हुआ है, ये पता लगाने के लिए हमें जो बेसिक फिगर चाहिए होती है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है कि भाई ऑपरेशन से प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है। अगर आपको ये पता लगाना है कि ऑपरेशन चलाते हुए कैश कितना अराइज हुआ है, तो जो उसकी स्टार्टिंग फिगर है, जो उसका बेस पॉइंट है कि भाई मैं यहां से चलूंगा या मैं इस फिगर से स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि मैंने कैश कितना अराइज किया ऑपरेशन से, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, इससे पहले हम अब वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के आगे बात करें, एक चीज का बड़ा आपने ख्याल रखना है जिसको मैंने यहाँ एरो बना के भी मेंशन किया हुआ था, कि जो टैक्सेशन और इंटरेस्ट है, ये अच्छा ये पेड लिखा हुआ है, दिस इज नॉट राइट, ये पेड नहीं, ये इंकर्ड वाली एड बैक होगी। क्योंकि मैंने बताया ना कि देखो टैक्स जो पे कर रहे हो, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो, दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द टैक्स जो कि तुम्हारे ऊपर उस साल में चार्ज हुआ है, एंड फ्रॉम द इंटरेस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि उस साल में तुम्हारे ऊपर इंकर हुई है। तो इंटरेस्ट इंकर्ड या टैक्स इंकर्ड का मतलब क्या है? लेट्स से टैक्स इंकर्ड की जब मैं बात कह रहा हूं तो इट इज एक्सपेंस इंकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। जब मैं कहता हूँ ना कि ये टैक्स इंकर्ड हुआ है, इसका मतलब ये कि भाई ये टैक्स चार्ज फॉर द ईयर है, इतना टैक्स का चार्ज मेरे पास या इतना टैक्स का एक्सपेंस मुझे इस साल चार्ज हुआ है और इनकम स्टेटमेंट में मैंने रिकॉर्ड किया है। टैक्स पेड की जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो एज फार एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कंसर्न, और ये वाली जो पूरी कैलकुलेशन है इसका कंसर्न है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट की अमाउंट और जो टैक्स की अमाउंट एड बैक हो रही है, दैट इज इंटरेस्ट इंकर्ड एंड टैक्स इंकर्ड। क्यों सर ऐसा क्यों है, इंकर्ड वाली अमाउंट क्यों ले रहे हैं, पेड वाली अमाउंट क्यों नहीं ले रहे? बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन एक तरीके से मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट की बैकवर्ड वर्किंग से आ रहा है। और इनकम स्टेटमेंट बनती है अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वो फिगर्स जाती हैं जो कि साल में इंकर हुई हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने उसको पे किया है या नहीं पे किया। तो दैट इज वाई, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट का ही एक तरीके से रिवर्स फॉर्मेट है जो फॉलो हो रहा है, आपने इसके अंदर जो भी फिगर रिकॉर्ड करनी है, स्पेशली टैक्स एंड इंटरेस्ट वाली अगर बात करूं, तो वो आपने रिकॉर्ड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंकर्ड, कि वो अमाउंट इंकर्ड कितनी हुई है। अच्छा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं स्पेशली इंटरेस्ट और टैक्स वाली? क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स ही ऐसे कंपोनेंट है जिसके अंदर इंकर्ड अमाउंट और पेड अमाउंट डिफरेंट होती है। क्योंकि भाई डिविडेंड की बात करते हो, ट्रांसफर टू रिजर्व की बात करते हो, तो इसमें तो इंकर्ड और पेड दोनों अमाउंट क्या होती हैं, सेम होती हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपकी बेसिकली प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, जितने पैसे दे दिए बस वही डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा देने थे कम देने थे, या दिए कम है और इनकट ज्यादा हुआ, ऐसी कोई कहानी ही नहीं है ना, क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं, वो सारे तो सारे हैं ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जितना पे कर रहे हो वही आपका जो है अमाउंट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड हो रही होगी। बट लेकिन अगर बात करी जाए टैक्स की और इंटरेस्ट की, तो उनकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इंकर्ड वाली अमाउंट होती है, जो खर्च हुई है अमाउंट, वो जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती है, ना कि वो अमाउंट जो कि आपने पे करी हो। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब हम आ जाते हैं, अभी तक मैंने कोई, अगर आप लोग रियलाइज करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई बड़ी नई बात नहीं करी है। मैंने अभी तक सिर्फ आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सिखाया है, जो कि इनकम स्टेटमेंट की फॉरवर्ड वर्किंग की जगह बैकवर्ड वर्किंग अगर कर लोगे तो निकल कर आ जाएगा। अब हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले सेक्शन के ऊपर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, के भाई बिजनेस ने ऑपरेशंस करके कितने का कैश जो है वो जनरेट कर लिया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मैंने कहा कि आपको जो बेसिक फिगर चाहिए होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अब आपका काम है किधर जाना, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे जाना। क्योंकि देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हो, आपको पता है कि प्रॉफिट के अंदर कई सारे ऐसी एक्सपेंसेस और ऐसी इनकम्स या ऐसी चीजें आती हैं जिनका कैश से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती हैं। जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो आप सबको बहुत इजीली समझ आ जाएगी वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ठीक है, उसको तुम जो है एडमिन एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हो डेप्रिसिएशन को। क्या वो तुम्हारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम करता है? जी बिल्कुल करता है। भाई डेप्रिसिएशन अगर मैं यहाँ दिखा दूं दोबारा से, एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर जब तुम डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखोगे, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो भी फिगर आएगी वो कम आएगी। लेकिन क्या उस डेप्रिसिएशन की वजह से कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है? कैश तो नहीं जा रहा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, आपको पता है, उसकी वजह से ना कोई कैश आता है ना कोई कैश जाता है।
बट स्टिल उस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब जो मैंने आपसे बात करी थी कि भाई आपका जो पहला सेक्शन है विच इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर वो सारी एडजस्टमेंट्स करोगे। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन तो एक एडजस्टमेंट बताई है जो कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि आप सबको डेप्रिसिएशन पढ़ते हुए आ रहे हो, पता है इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और आपको ये भी बात समझ आ गई कि हाँ भाई वो प्रॉफिट्स को कम करता है लेकिन उसकी वजह से कैश कम नहीं होता। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें जो कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड थी, जिन्होंने या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया है लेकिन कैश को नहीं बढ़ाया, या फिर उन्होंने उन फिगर्स ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम किया है लेकिन कैश को कम नहीं किया, वो सारी की सारी फिगर्स अभी इधर एडजस्ट कराई जाएंगी। तो वन बाय वन हम लोग करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले अभी जो डेप्रिसिएशन की बात हुई थी, अच्छा गुडविल रिटर्न ऑफ, आई विल जस्ट राइट इट ऑफ बिकॉज ये नहीं आता आपके पे आपके सवालों में, तो आई जस्ट राइट इट ऑफ, ठीक है ना। फॉर्मेट का पार्ट भले इसको रखो लेकिन जो है वो टेस्टिंग के परस्पेक्टिव से इतना ज्यादा अभी फिलहाल तुम लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता है नहीं गिरता है, डेफिनेटली गिरता है। क्या उस ऑपरे अब जो आपने ये फॉर्मेट समझने के लिए जो अपना दिमाग चलाना है वो इस तरीके से चलाना है कि क्या ये जो मैंने चीज इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करी है इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है या बढ़ा है। सबसे पहले उसका जवाब आएगा हाँ या ना में, ठीक है। और फिर देखना है कि अगर तो चलो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था, तो क्या उसकी वजह से कैश के अंदर भी डिक्रीज आया था या नहीं आया था। तो अगर मैं आपसे डेप्रिसिएशन की बात पूछूं, क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम करता है, जी बिल्कुल करता है। लेकिन क्या उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कम होना इज इट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट डिक्रीज इन द कैश फ्लो। क्या उस प्रॉफिट के डिक्रीज होने की वजह से बिजनेस के कैश के अंदर भी कोई डिक्रीज आता है। तो क्या जवाब होगा भाई, जी अरहम। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता है, क्या उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कम होने की वजह से जो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रहा है, क्या कोई कैश के अंदर डिक्रीज आएगा या नहीं आएगा। नो सर। नो। तो इस तरीके के नॉन कैश एक्सपेंस को मैंने क्या करा लिया, ऐड बैक करा लिया। अब नेक्स्ट उस पे आता हूं, इसी तरीके से जब नॉन करंट एसेट जब डिस्पोज किया जाता है, सुनिएगा बात को। नॉन करंट एसेट जब डिस्पोज किया जाता है, आपको पता है कि उसको डिस्पोज करते वक्त या तो गेन ऑन डिस्पोजल होता है या लॉस ऑन डिस्पोजल होता है, ठीक है। अब ये जो गेन ऑन डिस्पोजल है, जरा इधर मैंने इसकी वर्किंग, हाँ। गेन ऑन डिस्पोजल आपको पता है कि एक अदर इनकम होता है। अदर इनकम आपके प्रॉफिट को क्या करता है, अदर इनकम आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि अब जब वो गेन ऑन डिस्पोजल हुआ, सुनिएगा, तो क्या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो हुआ है। तो अब कुछ बच्चे कहते हैं हाँ सर, आप जब एसेट बेच रहे हो तो उससे पैसे तो आए हैं ना, जिसको हम सेल प्रोसीड भी कहते हैं, सेल प्रोसीड ऑफ नॉन करंट एसेट। भाई वो जो सेल प्रोसीड ऑफ नॉन करंट एसेट है, मैंने शुरू में ही एक बात क्लियर करी थी जब मैंने दूसरा सेक्शन कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नॉन करंट एसेट का बिकना और खरीदना, उसकी वजह से इनफ्लो होना आउटफ्लो होना, दैट विल ऑल बी द पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो अगर कोई नॉन करंट एसेट बिका है और उससे जो सेल प्रोसीड आई है, वो तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन उसको बेचते वक्त जो तुमने गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया हुआ था, वो डायरेक्टली कैश लेकर नहीं आ रहा है। उसको तुमने बेचा, क्योंकि देखो जो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जब तुम सेल्स प्रोसीड को कंपेयर कराते हो किससे, नेटबुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट से। नेटबुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज जस्ट द वैल्यू विच हैज सम विच इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि मेरे एसेट की जो वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्डेड है वही उसकी असल वैल्यू हो। तो अब अगर मुझे उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मेरा गेन ऑन डिस्पोजल हो रहा है, इसकी वजह से मैं अपने प्रॉफिट्स को तो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो बढ़ते हुए दिखा रहा हूं, बट दैट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन कैश फ्लो। तो अब मुझे उस गेन ऑन डिस्पोजल को क्या कराना पड़ेगा, मुझे उस गेन ऑन डिस्पोजल को माइनस कराना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, यानी कि आपने जब एसेट बेचा, बिकते वक्त, देखो फिर से क्लियर कर दूं, बिकते वक्त पैसे आए हैं, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन वो जो भी पैसे आए हैं सेल प्रोसीड ऑफ नॉन करंट एसेट, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, उसका ऑपरेशन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जो गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल लिखा हुआ है जिसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम किया हुआ है, वो सपोर्टेड नहीं है बाय एन इक्विवेलेंट कैश फ्लो अमाउंट। तो गेन ऑन डिस्पोजल को हम क्या कराएंगे, गेन ऑन डिस्पोजल माइनस होगा, सिंपल सी बात है, नॉन कैश इनकम है इस वजह से इसको माइनस करा रहे हैं। और लॉस ऑन डिस्पोजल एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसको क्या कराना पड़ेगा, लॉस ऑन डिस्पोजल को
ऐड बैक कराना पड़ेगा। सबसे पहले भी आपने तीन चीजें सीख ली, ये तीनों नॉन करंट एसेट से रिलेटेड थी। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड बैक होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड बैक होगा। गेन ऑन डिस्पोजल इज अ नॉन कैश इनकम, तो इसको हमें माइनस कराना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और मजे वाले पार्ट पे आते हैं, जो कि सर ज्यादा टेक्निकल सर नहीं, अगर ज्यादा। हम अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दें और कैश इनकम ऐड कर दें तो सही आएगा आंसर? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नहीं सही नहीं आएगा, अभी उसी पे आ रहा था। अब अभी बात हूँ, अब मुझे ये बताओ, तुमने ग्रॉस प्रॉफिट की बात करी, सुनना बात। ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने इसकी वर्किंग यहाँ करी हुई है। आपको पता है कि आपकी जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है, सब बच्चे साथ रहिएगा, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है, मुझे बताओ आशिर, कॉस्ट ऑफ सेल खुद ब खुद कम होती है नहीं होती है? इफ आई इंक्रीज जी होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज, प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ डिक्रीज हुई है तो जाएगा। प्रॉफिट, क्या उस प्रॉफिट का बढ़ना इज इट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो? क्या उस जितने भी अमाउंट से इन्वेंट्री बढ़ी और उसकी जितनी भी अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा, क्या उतने अमाउंट से कैश इनफ्लो हुआ या नहीं हुआ? कोई कैश इनफ्लो नहीं हुआ। नहीं। फिर सही हो सकता है? अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी अब अगेन, अब यानी कि पता क्या चला कि भाई इन्वेंट्री, फिर से सुन लें, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है और अपेरेंटली प्रॉफिट बढ़ जाता है, बट क्योंकि वो प्रॉफिट का बढ़ना इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, तो हमें उस इंक्रीज इन इन्वेंट्री को, जितनी अमाउंट से इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है और उससे प्रॉफिट कम हुआ था, बट दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, उस इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या कराना पड़ेगा, लेस कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉफिट को तो बढ़ाया था, लेकिन उसने कैश को नहीं बढ़ाया था। तो यहां पे देख लें, यहां पे अगली चीज यही थी कि आपके पास अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री आए तो वो क्या होगा, वो ये लेस हो क्रेडिट जाए। सेल्स होंगी सर? क्रेडिट सेल्स अगली वाली है, इंक्रीज इन रिसीवल जो है वो क्रेडिट सेल्स पे आ रहे हैं, उस पर भी अभी बात हो रही है। अभी यस। फिलहाल सिर्फ इन्वेंट्री की फिगर्स के ऊपर मैं बात कर रहा था कि अगर देखो इन्वेंट्री की फिगर के अंदर इंक्रीज आ रहा है तो उसने प्रॉफिट को तो बढ़ाया है, लेकिन वो प्रॉफिट का बढ़ना क्योंकि कैश फ्लो से सपोर्टेड नहीं है तो वो माइनस हो रहा है। अच्छा, वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं कि भाई अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो आपको पता है बच्चे कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट का कम होना भी कोई कैश आउटफ्लो से सपोर्टेड नहीं है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री तो देखो मैंने लिखा हुआ है लेस हो रहा है, लेकिन अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री होगा तो उसको मैं क्या कराऊंगा, उसको मैं ऐड कराऊंगा। और उसके नीचे अब जो लेस इंक्रीज इन रिसीवेबल था, अब जो अरहम ने बात करी थी उस पर आते हैं। अरहम अब सुनिएगा, आप जब मुझे बताओ क्रेडिट सेल करते हो, ठीक है, आपने क्रेडिट के ऊपर माल बेचा, आपके बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ते हैं नहीं बढ़ते? इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जब आप क्रेडिट पे माल बेचोगे तो? बढ़ेगा सर। क्या जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो और आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा है, क्या उसकी वजह से कोई कैश इनफ्लो हुआ है सिर्फ क्रेडिट पे सेल करने की वजह से? कोई कैश आया नो। बिजनेस के अंदर? नो। तो यहीं पे आपका जवाब है कि भाई जितनी भी अमाउंट से आपके रिसीवेबल बढ़े हैं, ठीक है ना, इंक्रीज इन रिसीवेबल का क्या मतलब है कि आपने क्रेडिट पे ज्यादा माल बेचा, क्रेडिट पे ज्यादा माल बेचने की वजह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ा, साथ में ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से कोई कैश इनफ्लो नहीं हुआ है। तो जितने से भी आपका रिसीवेबल बढ़ा है वो देखो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लेस इंक्रीज इन रिसीवेबल कर देंगे। एंड सेम सेम इज एप्लीकेबल फॉर प्री पेमेंट। जब आपके एक्सपेंस होते हैं और प्री पेमेंट्स होती हैं तो आप प्री पेमेंट को क्या करा देते हो, सुना, प्री पेमेंट को आप माइनस करा के एक्सपेंस लेते हो ना। हमने कल भी एक एडजस्टमेंट कर रहे थे, उसमें भी था, इंश्योरेंस 2 महीने की प्रीपेड थी, तो हमने कहा था कि यार इसको माइनस करा के फिर एक्सपेंस को लिखो। उसकी वजह से हो क्या रहा है, जब आप प्री पेमेंट माइनस कराते हो, आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है ना, आपने $1000 दिए लेट से इंश्योरेंस के, हमने कल ही को ऐसी एडजस्टमेंट करी थी और 200 की प्रीपेमेंट हमने क्या करा ली थी, माइनस करा ली थी। अब जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो कम रिकॉर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रॉफिट का बढ़ना इज इट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट इंक्रीज इन कैश फ्लो? नो, इट इज नॉट। तो जितना भी इंक्रीज इन प्रीपेमेंट है वो भी क्या होगा, वो भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको याद रखने के आपको निमोनिक भी अभी थोड़ी देर में देता हूँ। यहाँ पे अगर आप रियलाइज करो, ये इन्वेंट्री के लिए मैंने बात करी, मैं बल्कि उसको हाईलाइट करता हूँ। इन्वेंट्री के लिए मैंने बात करी, मैंने रिसीवल के लिए बात करी और मैंने प्रीपेमेंट्स के लिए बात करी। ये तीनों ही बिजनेस के लिए क्या होते हैं, करंट एसेट्स होता है। और तीनों के लिए मैंने कहा कि ये जब इंक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्या कराने, लेस कराने। और उसका लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई जब तीनों ये इंक्रीज होते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन वो प्रॉफिट का बढ़ना इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, उससे कैश के इनफ्लो के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। तो इसको वजह से इसको हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे माइनस करा रहे हैं। और अगर वाइस वर्सा केस हो जाए, यानी इन्हीं के अंदर अगर डिक्रीज आ रहा हो,
चाहे वो इन्वेंट्री की बात करूं, रिसीवेबल्स की बात करूं, या प्री पेमेंट्स की बात करूं, तो डिक्रीज के वक्त इनके प्रॉफिट्स, इनके डिक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगेन वो प्रॉफिट का डिक्रीज होना भी इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। तो डिक्रीज के केस में तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों ऐड बैक हो जाएंगे। तो उसको अगर आपको निमोनिक याद रखना है तो उसका आसान सा निमोनिक ये है कि करंट एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीज आ रहा है तो जितने का भी इंक्रीज आ रहा है वो माइनस होगा, और करंट एसेट्स के अंदर अगर डिक्रीज आ रहा है तो जितने का भी डिक्रीज आ रहा है वो ऐड बैक हो जाएगा। और उसके बाद अगर अब मैं आता हूँ पेबल्स और अक्रूवल्स के ऊपर, तो अब पेबल्स के लिए क्या बात है भाई, जब इंक्रीज इन आप रिसीवेबल बस ईयर की क्रेडिट सेल्स है ना, नहीं कि नहीं उसी एयर से की, बढ़ेगा ट्रेड से? नॉट एग्जैक्टली एयर की क्रेडिट सेल्स है, बट हाँ क्रेडिट सेल्स की वजह से ही उसके अंदर जो भी इंक्रीज आया है वो आया है। ये नहीं कह सकते कि टोटल साल की उतनी क्रेडिट सेल्स हैं, लेकिन हाँ कुछ क्रेडिट सेल का ही कंपोनेंट है जिसकी वजह से इंक्रीज इन रिसीवेबल आया है। और वो जितना भी इंक्रीज इन रिसीवेबल है उसकी वजह से प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो। इस वजह से हम उसको माइनस करा लें। साल भर की क्रेडिट सेल है ये कहना सही वर्ड नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब मैं अगर आ जाऊं पेबल्स के ऊपर और अक्रूवल्स के ऊपर, तो पेबल्स आपके कौन है, ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल कब बढ़ते हैं, जब आप बिजनेस में ज्यादा क्रेडिट परचेज करते हो। ज्यादा क्रेडिट परचेज करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या क्रेडिट परचेजेस करने की वजह से प्रॉफिट तो कम हो रहा है, लेकिन क्या वो प्रॉफिट का कम होना इज इट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो? नो। मैं क्रेडिट पे जितना भी माल खरीद लूं पैसा नहीं जा रहा मेरी जेब से, हाँ प्रॉफिट कम हो गया है। तो अब जो इंक्रीज इन पेबल्स था जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट तो कम हुआ है, लेकिन दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इंक्रीज इन पेबल को जितना भी होगा मैंने क्या कराना है, अब ऐड बैक करा लेना है। क्योंकि जब पेबल इंक्रीज हुआ मेरे प्रॉफिट तो कम हो गए क्योंकि परचेजेस की फिगर बढ़ी थी, लेकिन उस प्रॉफिट का कम होना बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो, कोई पैसा तो नहीं गया था ना, तो इसको मुझे क्या कराना पड़ रहा है, मुझे इसको ऐड बैक कराना पड़ रहा है। एंड इसी तरीके से अगर मैं अक्रूवल्स के लिए बात करूं, तो अक्रूवल्स भी सेम है। अक्रूवल्स क्या होते थे, हीट एंड लाइट का अक्रूवल है $1000 का या $500 का, तो अक्रूवल्स को आप क्या कर लेते हो, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते वक्त ऐड कर लेते हो। जब आप अक्रूवल्स को ऐड कर लेते हो आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन क्या उस प्रॉफिट का डिक्रीज होना इज इट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो? नो। अक्रूवल का तो मतलब ये सर्विस ले लिए पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए हैं तो फिर आप उसको जब एक्सपेंसेस में ऐड करा के प्रॉफिट्स को डिक्रीज कर रहे हो, तो प्रॉफिट को तो डिक्रीज कर दिया आपने, लेकिन उसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। जो इसको दोबारा क्या कराना पड़ेगा, ऐड बैक कराना पड़ेगा। जी हरम। अक्रूवल का मतलब येट टू बी पेड होता है ना? यस यस यस, येट टू बी पेड। तो येट टू बी पेड वाली चीज को इनकम स्टेटमेंट क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनती थी तो उधर तो ऐड करा दिया, और उधर ऐड कराने की वजह से प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गए। लेकिन वो प्रॉफिट का डिक्रीज होना इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो, उसकी वजह से कोई कैश के अंदर कमी नहीं आई है। और अभी मैंने क्या कहा, हमारा काम क्या है कि हम जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे। हम कह रहे हैं कि भाई जितनी भी चीजें जिन्होंने प्रॉफिट को इंपैक्ट किया था लेकिन उनका कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं था, उन सबको दोबारा से एडजस्ट कराओ, ताकि तुम्हारा जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि अक्रूवल बेसिस पे निकला हुआ है वो कन्वर्ट होके कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे आ जाए, जो कि कैश बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि ये बता रहा होगा कि भाई बिजनेस ने ओवरऑल अपने ऑपरेशंस चला के कितना कैश अराइज किया है, कितना कैश जनरेट किया है। और तो ये लाइबिलिटीज इंक्रीज इन अक्रूवल्स नहीं समझा, ये इंक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंस है। हाँ अक्रूवल्स भाई एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस जब आपका बढ़ता है आपके प्रॉफिट्स कम होते हैं ना, क्योंकि आप उसको एक्सपेंस में ऐड बैक कराते हो। तो जब प्रॉफिट कम हो रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप प्रॉफिट कम होने की वजह से कोई कैश कम होता है? अक्रूवल्स के नहीं। उसमें तो कैश नहीं गया ना, तो उसको हमें क्या कराना पड़ रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि यार इस चीज ने प्रॉफिट को कम कर दिया, लेकिन इस चीज के प्रॉफिट के कम करने की वजह से कैश के अंदर कमी नहीं आई, उसको ऐड बैक करा रहे हैं। एंड वाइस वर्सा है कि भाई अगर किसी चीज में प्रॉफिट को बढ़ा दिया लेकिन उस प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से कैश नहीं बढ़ा है तो उसको लेस करा रहे हैं। सिंपल एज दैट। और इसको निमोनिक मैंने अभी आपको बताया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंट एसेट के लिए मैंने क्या निमोनिक बताया कि इंक्रीज हो रहा है अगर करंट एसेट तो उसको क्या कराना है, लेस कराना है। करंट लाइबिलिटी के केस में अगर बात करी जाए तो करंट लाइबिलिटी के लिए वाइस वर्सा है, इंक्रीज हो रहा है तो एड बैक कराना है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको लेस कराना है। और ये फिर मैंने निमोनिक एक मैंने सवाल यहाँ था को मेरा, एक मैंने लिख के, पूछना था। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। अगर जो हमारे पास प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया लेकिन क्रेडिट पे है, अगले साल हमें जो भी हमें कैश आना है वो अगले साल आ रहा है, हाँ तो हाँ वो हाँ। रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी?
उसकी रिकॉर्डिंग बेटा, क्योंकि देखो आप अभी जिस प्रॉफिट की फिगर से चल रहे हो ना, अभी जिस प्रॉफिट की फिगर से आपने स्टार्ट किया है, उस प्रॉफिट की फिगर के अंदर आप देखो कि भाई वो प्रॉफिट क्या, जो लेट से आपने जो माल बेचा था, जैसे क्रेडिट सेल्स वाली हमने बात करी थी, आप ये कह रहे हो ना, जैसे क्रेडिट सेल्स की पैसा अभी नहीं आना लेकिन अगले साल आना है, ठीक है, आप ये सवाल कह यस रहे हो, यस। चलो अगले साल आना है। देखो लेकिन उसका जो प्रॉफिट के अंदर इंपैक्ट है, यानी कि जब तुमने माल बेचा, इनकम स्टेटमेंट जब तुमने बनाई, तो तुमने उस क्रेडिट सेल्स की अमाउंट को सेल्स के अंदर एक रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी वजह से यस तुम्हारे यस। प्रॉफिट बढ़ गए, पैसे नहीं आए लेकिन तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ गए, ठीक है। तो अब उस वजह से कि भाई उसने तुम्हारे प्रॉफिट्स को तो बढ़ाया लेकिन तुम्हारे कैश को नहीं बढ़ाया, तो अब हम उसी प्रॉफिट की फिगर को जो आपने निकाली हुई है, उसी प्रॉफिट की फिगर को कन्वर्ट करके लेके आना चाह रहे हैं कैश की फिगर के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर एक चीज ने प्रॉफिट को बढ़ाया है लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर, क्योंकि अभी हमारा कंसर्न करंट अकाउंटिंग ईयर से ही है, अगर उस करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसने सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाया और कैश को नहीं बढ़ाया तो उसको लेस कराएंगे, सिंपल। जैसे यहाँ इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस हो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसने प्रॉफिट को तो बढ़ा दिया था लेकिन उसने कैश को नहीं बढ़ाया, तो अब हमने उसने जितनी भी अमाउंट से प्रॉफिट को बढ़ाया बट कैश को नहीं बढ़ाया, उतनी अमाउंट से उसको क्या करा रहे हैं, लेस करा रहे हैं। वो बात तुम्हारी ठीक है कि सर अगले साल तो आ जाएगा पैसा, अभी जो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ वो करंट ईयर की बना रहा हूँ और करंट ईयर में सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा है, कैश नहीं बढ़ा है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करके लेके आना है कैश की बेसिस के ऊपर, तो मैं उसको क्या करा रहा हूँ, माइनस करा रहा हूँ। तो फिर सर माइनस अगले, जो प्रॉफिट को माइनस किया जाएगा कैसे? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट्स को फिर से सॉरी सवाल रिपीट करो। मुझे समझ नहीं आई कि माइनसिंग किस चीज को किया जाएगा, वो पूछ। माइनस, माइनस हम इस चीज को कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर है, ठीक है ना, इसके अंदर एक जो आपने कहा कि 500 रुपए की क्रेडिट सेल्स हुई है, तो वो 500 रुपए की क्रेडिट सेल्स ने इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है और उतनी अमाउंट से मेरे पास कैश नहीं आया है। मैं अभी इसी प्रॉफिट को, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ, बहुत ही आसान लफ्ज में बोलूं, कि मेरा कैश की बेसिस पे कितना प्रॉफिट हुआ है। $500 का जो माल बिक गया है क्रेडिट के ऊपर, उतने डॉलर का कैश तो मेरे पास नहीं आया ना। तो मैं इसको कह रहा हूं कि भाई इसके अंदर अब वो, क्योंकि जो क्रेडिट सेल्स वाली इनकम है वो रिकॉर्डेड है और उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, मेरे पास कैश बेसिस पे इतना पैसा नहीं आया है मैंने, क्योंकि वो हाथ में जो 500 का माल बेचा उसका पैसा मेरे हाथ में अभी तक आया नहीं है। तो जो पैसा हाथ में नहीं आया, मैं उसको कह रहा हूं मैं उसको अपने पास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं उसको इस फिगर से माइनस करा दूंगा ताकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो वाला प्रॉफिट या वो वाली अमाउंट निकल के आ जाए जो कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कैश के अंदर अर्न करी है। ठीक है ना, 500 का क्रेडिट पे जब तुमने माल बेचा तो तुमने कैश को अर्न नहीं किया है, तो तुम उसको जब माइनस करा दोगे तो तुम्हारे पास बेसिकली वो वाला प्रॉफिट एक तरीके से कह लो निकल के आ जाएगा जो कि तुमने कैश बेसिस के ऊपर अर्न किया है। बहुत ही आसान लफ्जों में अगर और इसको करूं, तुमने लेट से टोटल 2000 की सेल करी थी, 1500 तुम्हारे पास कैश में आया था, 500 लेट से तुमने क्रेडिट पे करी थी। तो अभी ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसके अंदर लेट से समझ लो 2000 का प्रॉफिट शो हो रहा है कि भाई सारा का सारा तुम्हारा सेल जो है वो प्रॉफिट है। तुम कहते हो कि यार मेरे हाथ में तो सिर्फ 1500 रुपए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर 2000 का आ रहा है, तो अब तुम क्या फिगर माइनस कराओगे, तुम्हारे पास वो 1500 की अमाउंट वापसी आ जाएगी। जब तुम क्रेडिट सेल्स की अमाउंट माइनस कराओगे तो तुम्हारे पास वो 1500 वाली अमाउंट आ जाएगी, जो कि क्या बता रही है, जो कि बता रही है कि तुम्हारे ऑपरेशंस की वजह से जो कैश तुमने जनरेट किया है, जो तुम्हारे हाथ में पैसा पड़ा हुआ है $1500, वो तुम्हारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि भाई हाथ में आपके कितने पैसे हैं, आपने पूरा साल काम किया, उस काम करने की वजह से पैसे कितने आपने कमाए, कैश कितना कमाया। इट डजेंट मैटर आपने कितना माल बेचा कितना नहीं बेचा, कितने कितना खरीदा कितना नहीं खरीदा, कैश कितना आया वो पता तुम्हें इस तरीके से चल जाएगा। ठीक है, आप समझ आइए बात आ रहा हूँ। यस सर। ओके जी, तो ये, सर हाँ, एक सवाल है, ये इंक्रीज इन पेबल्स ऐड कैसे हो रहा है? पेबल्स यार, आशर भी बताया ना, परचेजेस बढ़ेंगी, ठीक है, तो पेबल जब बढ़ेगा, क्रेडिट के ऊपर माल खरीदूंगा, परचेजेस बढ़ती हैं, परचेजेस बढ़ती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है। क्या वो प्रॉफिट का कम होना इज इट सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो, माल उधार पे खरीदा था। नहीं, तो मतलब ये क्रेडिट परचेजेस ही ऐड हो रही है ना? नहीं यार, क्रेडिट परचेजेस नहीं कह सकता ना मैं, क्योंकि हो सकता है क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर जो मैंने करी उसमें से कुछ अमाउंट पे भी कर दी हो, तो इट्स नॉट राइट टू से, जैसे तुमने ऊपर भी कहा था सर ये अच्छा। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर नहीं है, ये क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर नहीं है, ये सिर्फ ये इंक्रीज इन पेबल इंक्रीज इन रिसीवेबल है, क्योंकि कुछ अमाउंट जो क्रेडिट परचेजेस की पूरे साल में करी थी वो पे भी हो चुकी है ना, तो वो तो इट इज सपोर्टेड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो, लेकिन जो हाँ अनपेड अच्छा। रह गई उस वो वाला एलिमेंट है इसका। ठीक है, अच्छा। तो अब दूसरा, ये जो रिसीवेबल्स की अमाउंट है इसमें प्रोविजन अकाउंट में लिया है या नहीं? नहीं, प्रोविजन अकाउंट में नहीं लिया। तो फिर ये इंक्रीज और डिक्रीज इन जो प्रोविजन है, ये भी आना चाहिए ना नॉन कैश एक्सपेंस? इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन, अगर आप इसमें इसमें कैश में तो फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात करें तो मैंने उसको लिया ही नहीं है ना, मैं तो ट्रेड रिसीवेबल मैं पे ना जो चेंज प्रोविजन इन ले रहा पीवीडी हूँ। उसकी बात कर रहा हूँ।
हाँ, चेंज इन पीबीटी तुम कह रहे हो कि वो इनकम एक्सपेंस में अगर जाती है तो फिर उसको क्या करेंगे, उसकी बात कह रहे हो? हाँ, अगर जो इंक्रीज होता है वो एक्सपेंस होती है तो उससे ऐड बैक हाँ होना चाहिए। और हाँ जो बिल्कुल। डिक्रीज होता जैसे है डे- वो जैसे इनकम, जैसे 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 डेप्रिसिएशन था बिल्कुल वैसे ही, जैसे डेप्रिसिएशन वो है बिल्कुल वैसे ही वो है। भी आएगा ना यहाँ पे। अगर 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 वो सवाल के अंदर इंक्लूडेड है तो, अगर सवाल के हाँ, अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो फिर तो इट्स अ नॉन कैश एंटिटी, उसको हम कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर तो सवाल के अंदर इंक्लूडेड है तो वैसे हाँ। एटू में आता है वो नहीं आता? आता है। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एटलीस्ट नहीं आता, बाकी किसी के साथ आ जाए तो आ जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। तो हमें अच्छा बस जी, ये देखना होता है कि नॉन कैश एक्सपेंस है नहीं। समवॉट कह सकते हैं, सिर्फ तो ये नहीं देखना होता बेटा, सिर्फ नॉन कैश एक्सपेंस वाली चीजें तो आपके पास दो तीन ही थी ना। नॉन कैश एक्सपेंस आपके पास ले दे के दो ही आते हैं, एक डेप्रिसिएशन, दूसरा लॉस ऑन डिस्पोजल, और नॉन कैश इनकम एक ही आती है, गेन ऑन डिस्पोजल। उसके अलावा आपने जो आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के अंदर जो इंक्रीज डिक्रीज है वो देखना होता है, जो बाकी सारे ये इन्वेंट्री रिसीवेबल प्रीपेमेंट ये सारे हैं। अब उसमें तुम भी उसको सही उस है। तरीके से रीफ्रेम करके कह लोगे सर उसमें भी देख तो यही रहे कि कितना जो है वो इंक्रीज प्रॉफिट पे आ गया लेकिन कैश पे नहीं आया, तो उसका भी हम नॉन कैश वाला एलिमेंट जो है वही ऐड बैक कराना है, तो वो तुम्हारी फ्रेमिंग के हाँ, ऊपर है। लेकिन अगर तुम मुझे इससे कहो कि डिवाइड कर दें तो पहले नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे मैंने डिवाइड किया हुआ ऑलरेडी, पहली दो चीज़ें नॉन कैश एक्सपेंसेस में है, फिर एक चीज़ नॉन कैश इनकम है, फिर जो है आपके पास करंट एसेट की मूवमेंट आ रही है, फिर करंट लाइबिलिटी की मूवमेंट आ रही है। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट आपने जब करा लिया अक्रूवल्स तक, ठीक है जी, अक्रूवल्स तक जब आपने इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करा लिया तो आपके पास जो फिगर निकल के आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इसको फॉर्मेट में डालना है, ये है आपकी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर, ये इधर आएगी। ये ऐड इन इंक्रीज इन अक्रूवल्स के बाद ये फिगर आ रही है कौन सी, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की, जब आपने इन सारी फिगर्स को आपसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करा लिया। और ये क्या बता रही है, ये वही बात बता रही है अरम जो मैंने अभी कहा तुम्हें कि भाई तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आया, पूरे साल तुमने मेहनत करी, मजदूरी करी, बिजनेस चलाया, उस पूरे साल के बाद तुम्हारे हाथ में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ऑपरेशंस चलाने की वजह से तुमने कितना पैसा अराइज किया, कितना पैसा जनरेट किया, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। या इसको और आसान लफ्जों में कह दूं कि तुम्हारे पास जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस था ना, ठीक है, जो ऊपर हमारे पास जो स्टार्टिंग फिगर थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि भाई जो मैं कह रहा था कि मेरा अगर 10 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उस 10 लाख रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो कि अक्रूवल बेसिस के ऊपर कैलकुलेटेड था, उसको मैं कन्वर्ट करके ले आया हूं कि मेरा कैश की बेसिस पे जो है वो ऑपरेशन चलाने की वजह से कैश की बेसिस पे कितना प्रॉफिट है, या ऑपरेशंस की वजह से मैंने कितना कैश जनरेट किया है। तो इसका सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट करना है, तो आप ये सारा काम करोगे तो आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर निकल कर आ जाएगी। और उसके बाद दो चीजें तुमने सिर्फ जो है, इनफैक्ट तीन चीजें, मेजरली दो ही इसमें से भी आती हैं टेस्ट, दो चीजें तुमने माइनस करानी है। पहला है इंटरेस्ट। अब सुनिएगा बात, ऊपर जो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त कह रहा था भाई टैक्सेशन और इंटरेस्ट, वो था इंकर्ड वाला। अब जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, उसका पहला सेक्शन बना रहा हूं, तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होगा, ये इंटरेस्ट और, क्योंकि अब आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं हो, अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो, आपका कंसर्न इससे नहीं है कि कितना इनकर्ड हुआ या कितना अर्न हुआ, आपका अब कंसर्न इससे है कि कितना पे हुआ, कितना रिसीव हुआ। तो टैक्स जो पेड है वो यहाँ माइनस हो जाएगा, जो पे किया है कैश फॉर्म के अंदर। इंटरेस्ट जो पेड है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो कि बहुत ही, समझो अगर 20 सवाल देखोगे तो शायद एक में आए कि किसी में इंटरेस्ट तुम्हें रिसीव भी हो रहा हो, तो इंटरेस्ट रिसीव क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा, और वो भी जो कैश में रिसीव हुआ है। तो टैक्स पेड माइनस इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव ऐड, आपके पास जो पहला सेक्शन है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि आपने जितनी भी अपने ऑपरेशंस किए हैं उससे जो टोटल कैश अराइज किया है, वो कितना अराइज किया है वो निकल के आपके पास आ जाएगा। एंड ये आपका पहला सेक्शन जो था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।